दोस्तों, क्या आपको मालूम है 2040 तक उत्तर में स्थित बर्फ में जमा हुआ आर्कटिक ओशन पूरी तरह पिघलकर एक समुद्र का रूप ले लेगा। आई नो ये बात आप में से काफी लोग जानते होंगे और उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि दुनिया भर के देशों की सरकारें इस बर्फ को पिघलने से रोकने में लगी होंगी। उनके बीच एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर डिस्कशन चल रही होंगी। बट यहां आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया भर के बड़े देश आर्कटिक ओशन के पिघलने को एनवायरमेंटल थ्रेट की तरह लेने के बजाय इस आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। जी हां, आर्कटिक की बर्फ जैसे जैसे पिघल रही है, वैसे वैसे अमेरिका, रशिया और चाइना से लेकर आर्कटिक सर्कल में आने वाले सभी देश तेजी से इस रीजन पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक नई कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जा रहा है कि जिस आर्कटिक रीजन में कुछ दशक पहले तक ह्यूमन प्रेजेंस भी रेयर था, वो ही रीजन आने वाले फ्यूचर में दुनिया की तस्वीर बदल देगा। चाहे वो समुद्री व्यापार हो, मिलिट्री के स्ट्रैटेजिक बेसिस हो या फिर अपकमिंग सिक्योरिटी थ्रेट हो, इन सब पर आर्कटिक ओशन की छाप होगी और देखते ही देखते ये पूरा रीजन जियोपॉलिटिक्स का एक नया गढ़ बन जाएगा। इसीलिए आज की वीडियो में मैं वरुण आपको आर्कटिक ओशन के अराउंड चल रही उस कोल्ड वॉर के बारे में बताऊंगा जो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। साथ ही वीडियो में मैं आर्कटिक ओशन को लेके इंडियन स्टैंस की भी चर्चा करूंगा। आप एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो असली जियोपॉलिटिकल न्यूज को देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप धरती के एकदम ऊपरी हिस्से को देखेंगे तो पृथ्वी का जो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है वो आर्कटिक रीजन कहलाता है। और अगर आप इसे मैप को देखें तो इसमें एक ब्लू सर्कल ड्रॉ की गई है। इस सर्कल को बेसिकली आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। इसी आर्कटिक सर्कल के अंदर वाले एरिया यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर नॉर्थ पोल के एरिया को आर्कटिक रीजन कंसीडर करते हैं। आप मैप में देख सकते हैं कि इस रीजन में आर्कटिक ओशन के साथ ही साथ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नॉर्दर्न पार्ट भी शामिल है। साथ ही रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स का भी हिस्सा इसी रीजन में आता है। मैप में आप देख सकते हैं कि इस रीजन में एक बड़ा ओशन भी है। इसे आर्कटिक ओशन कहते हैं, जिसका ज्यादातर हिस्सा फ्रोजन रहता है, जिस वजह से आर्कटिक सी में मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती और ये एक इनएक्सेसिबल ओशन बन जाता है। साथ ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर्स के दौरान आर्कटिक दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट और डार्केस्ट प्लेस होता है, क्योंकि लगभग 6 महीने के विंटर्स में यहां सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं है। इसी वजह से यहां का ओशन फ्रोजन रहता है। इसी कारण करीब 14.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के इस रीजन में सिर्फ 4 मिलियन लोग ही रहते हैं। उसमें भी ज्यादातर लोग ग्रीनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों में रहते हैं। यानी एक तरह से ये पूरा रीजन ह्यूमन प्रेजेंस से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन अब दुनिया भर के देश इस रीजन पर अपना प्रभाव छोड़ने की होड़ में लग गए हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस वजह से आर्कटिक ओशन जो फ्रोजन फॉर्म में था वो अब पिघल रहा है, वो भी 13% पर डेकेड की स्पीड से, जिससे ये एरिया न केवल बाकी देशों के लिए एक्सेसिबल हो गया है, बल्कि ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं 2040 तक ये पूरा ओशन एक आम समुद्र के रूप में बदल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, बर्फ ही तो पिघली है, इसके पिघलने से अचानक क्यों दुनिया भर के देश इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। Why the sudden interest in the Arctic? दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझिए कि बर्फ के पिघलने से आर्कटिक ओशन का ट्रेजर एक्सेसिबल हो गया। जी हां, आपने सही सुना, ट्रेजर ऑफ आर्कटिक ओशन। इसी के पीछे आज दुनिया के सभी बड़े देश पड़े हुए हैं, जिस वजह से वो आर्कटिक पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे की माने तो आर्कटिक ओशन में आज दुनिया का कुल 22% अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड गैस रिजर्व है, जो कि करीब 412 बिलियन बैरल ऑयल के बराबर है। अब अगर एक बैरल की एवरेज प्राइसेस $70 भी माने तो यहां पर करीब $28 ट्रिलियन का ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व पड़ा हुआ है, जो अमेरिका की टोटल जीडीपी यानी $21 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन ये तो सिर्फ एनर्जी रिसोर्स हुए। इसके अलावा आर्कटिक रीजन में गोल्ड, डायमंड, बॉक्साइट और फास्फोरस जैसे रिच मिनरल्स की भी मौजूदगी है। अब आप कहेंगे कि जब आर्कटिक में अमेरिका की जीडीपी से भी बड़ा नेचुरल रिसोर्स है तो उसे अब तक एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं किया गया? इसके 2 मेजर रीजन हैं। पहला, फ्रोजन सी
बर्फ की वजह से इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाना नामुमकिन था। दूसरा मेजर रीजन है आर्कटिक तक लिमिटेड एक्सेस, यानी यहां की हार्श क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से, फ्रोजन सी की वजह से किसी भी शिप या मैन मेड वेसल का आर्कटिक में पहुंच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम था। अगर आप इस रीजन के पॉसिबल सी राउट्स की बात करें तो एक राउट नॉर्थ वेस्ट पैसेज है और दूसरा नॉर्थ ईस्ट पैसेज। लेकिन विंटर्स में नॉर्थ ईस्ट पैसेज सी रूट्स पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसी वजह से यह रीजन ज्यादा एक्सेसिबल नहीं रहता है। लेकिन आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे विंटर्स में भी आर्कटिक ओशन एक्सेसिबल हो रहा है। यही वजह है कि 2021 में पहली बार एक रशियन कार्गो शिप ने नॉर्थ ईस्ट पैसेज से 2-वे विंटर क्रॉसिंग की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट बन गया। इसलिए आर्कटिक ओशन एक्सेसिबल होने से सभी बड़े देश इस पर अपनी वर्चस्वता कायम करना चाहते हैं। इसके अलावा इस राउट के खुलने से कई मेजर फायदे वर्ल्ड ट्रेड में देखने को मिलेंगे, जैसे करंटली बेरेंट्स सी रीजन से लेकर साइबेरिया और अलास्का के बीच कोई फीजिबल ट्रेड राउट नहीं है जो इस आर्कटिक के पिघलने से पॉसिबल हो पाएगा। एक और एग्जांपल देखें तो आज एशिया से यूरोप जाने के लिए मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करना पड़ता है, जिसके लिए सुएज कनाल का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज कई देशों की सुएज कनाल पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इतनी कि अगर ये कनाल गलती से भी बंद हो जाए तो दुनिया भर में मैरीटाइम ट्रेड ही ठप हो जाएगा। जिसकी बात हमने अपने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स इन द वर्ल्ड वाली वीडियो में की थी। आप आई बटन पर जाकर इसे देख सकते हैं। सुएज कैनल पर वर्ल्ड ट्रेड की इस डिपेंडेंसी की वजह से आर्कटिक ओशन से नॉर्थ ईस्ट पैसेज न सिर्फ एक ऑल्टरनेट समुद्री व्यापारिक मार्ग देता है, बल्कि ये मेडिटेरेनियन सी वाले रूट से 40% शॉर्ट राउट भी है, जिससे टाइम के साथ ही साथ फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। इसीलिए दुनिया के बड़े देश इस राउट पर अपना डोमिनेंस बढ़ाने में लग गए हैं। इस रीजन में टेम्परेचर बढ़ने से एक और फायदा यह हुआ है कि आर्कटिक रीजन में वार्म वेदर वाले मंथ्स बढ़ गए हैं। दरअसल पहले आर्कटिक में 9 महीने सर्दियां पड़ती थी और 3 महीना गर्मियों का होता था, जिस वजह से अगर ड्रिलिंग किया भी जाए तो साल में सिर्फ 3 महीना का ही समय मिलता था। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से आर्कटिक रीजन में कई जगह गर्मियों के महीने भी बढ़ रहे हैं, जिससे माइनिंग के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। यही वजह कि आज दुनिया भर की माइनिंग कंपनीज इस रीजन में खुद को एस्टैब्लिश करने में लगी है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से अब आर्कटिक ओशन ग्लोबल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है, क्योंकि यह तो क्लियर है कि जिस भी देश का इस रीजन पर डोमिनेंस होगा, नियर फ्यूचर में वो देश दुनिया को लीड करेगा। इसी कारण से दुनिया भर के बड़े देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे में आइए देखते हैं कि आर्कटिक ओशन के इन खजानों ने कैसे बड़े देशों के बीच नई कोल्ड वॉर को जन्म दे दिया है। हाउ कैन आर्कटिक लस्ट क्रिएट अ न्यू कोल्ड वॉर? दोस्तों, इस रीजन पर क्लेम करने वाले 8 देश हैं, जिसमें थ्रू अलास्का अमेरिका क्लेम करता है। इसके अलावा कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया और स्वीडन आते हैं। इसीलिए 1996 में एक आर्कटिक काउंसिल का भी गठन किया गया था, जिसमें ये 8 देश शामिल थे। ये देश यहां रीजनल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। लेकिन 2022 में जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी के साथ रशिया से आर्कटिक काउंसिल के देशों ने अपने रिश्ते खत्म कर लिए। अब यहीं पर आपको बता दें कि आर्कटिक ओशन पर सबसे बड़ा क्लेम रशिया ही करता है, क्योंकि रशिया की आर्कटिक ओशन के साथ सबसे लंबी कोस्ट लाइन बनती है। इसलिए वो आर्कटिक ओशन का नाम बदलकर रशियन ओशन करने की सिफारिश करता है। आर्कटिक ओशन पर अपना क्लेम एस्टैब्लिश करने के लिए रशिया ने 2007 में जमीन से लगभग 4000 मीटर नीचे आर्कटिक ओशन की सतह पर एक जंग रोधक टाइटेनियम फ्लैग लगाया था। इसके साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए एक टाइम कैप्सूल भी छोड़ा गया था, जिसमें पुतिन के बारे में बताया गया था। आर्कटिक रीजन रशिया की टोटल जीडीपी में 12 to 15% का कंट्रीब्यूटर है। साथ ही इसी रीजन से 80% ऑफ रशियन गैस और 17% ऑफ रशियन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से रशिया बाकी देशों से बहुत पहले ही इस रीजन की एडवांटेज का फायदा उठाता आ रहा है। आपको पता है कि 2014 में ही रशिया ने नॉर्दर्न कमांड को सेट किया था, जिसके बाद से वो आर्कटिक में नए मिलिट्री बेसिस के साथ ही पुराने सोवियत मिलिट्री साइट्स को भी ओपन कर रहा है। साथ ही रशिया इस रीजन में नए न्यूक्लियर सबमरीन्स डेवलप कर रहा है। और इस पूरे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में चाइना रशिया के साथ है। वो रशिया को सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ में यहां उसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है। इसीलिए जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो
बाकी देशों ने उसे आर्कटिक काउंसिल से अलग कर दिया। इसके अलावा रशिया वर्ल्ड में पहला ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर शिप बनाई है। अमेरिकन और कैनेडियन शिप्स जहां लंबे टाइम तक समुद्र में नहीं चल सकती, उनको फ्यूलिंग के लिए बार बार पोर्ट्स पर रुकना पड़ता है। वहीं यामल, लेनिन जैसी कई एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स फ्रोजन सी में बिना रुके पूरे आर्कटिक ओशन को पार कर सकती हैं। अब ये तो कोल्ड वॉर का इतिहास रहा है कि जहां भी रशिया ग्रो करने की कोशिश करता है और वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट बनता है, वैसे ही अमेरिका उसे काउंटर करने के हर कोशिश में लग जाता है। और अमेरिका इस बार भी लग गया है। अमेरिका वेस्ट कोस्ट ऑफ अलास्का में सैकड़ों मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करके वहां के नोम पोर्ट को एक्सपैंड कर रही है, जिसे डीप वाटर हब में बदला जा रहा है। यहां से यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड आर्कटिक सर्कल की निगरानी करेंगे। इस काम के लिए नए आइस ब्रेकिंग वेसल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही में यूएस एयरफोर्स ने भी डजन्स ऑफ F-35 फाइटर जेट्स को अलास्का में ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इस रीजन में दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स को तैनात किया जाएगा। आज अमेरिका के वेस्टर्न अलाइज यानी नेटो देश भी आर्कटिक रीजन में अमेरिका के साथ रशिया को काउंटर करने के काम में लग गए हैं। लेकिन रशिया ने जिस तेजी से इस रीजन में खुद को मजबूत बनाया है, उसे देखकर आर्कटिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका और उसके एलाइज को इस रीजन में रशियन मिलिट्री की पावर के इक्वल होने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। यानी कि अगले 10 सालों में जब तक आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह पिघल रही होगी, तब तक इस रीजन में 2 नए पावर डोमेन क्रिएट हो चुके होंगे। एक तरफ अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज और दूसरी तरफ रशिया और चाइना। पर यहां नोट करने वाली बात यह है कि आज जो रशिया इस रीजन को डोमिनेट कर रहा है, वो शायद बर्फ पिघलने के बाद नहीं कर पाएगा। करंटली आर्कटिक की बर्फ रशिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिसकी बात हमने अपनी पहली वीडियो द प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी में की थी। हमने बताया था कि आर्कटिक की बर्फ एक नेचुरल बैरियर है जो रशिया के नॉर्दर्न कोस्ट को प्रोटेक्ट करती है। इसी बर्फ की वजह से नॉर्थ साइड से रशिया को अटैक करना किसी भी वेस्टर्न कंट्री के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है और रशिया अपना पूरे रिसोर्सेज बाकी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में यूज कर पाता है। लेकिन बर्फ पिघलने के बाद रशिया का नॉर्दर्न कोस्ट, जो उसकी इकोनॉमी का मेजर कंट्रीब्यूटर है, उस पर किसी देश के लिए अटैक करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा चाइना भी रशिया के क्लोज एलाई के तौर पर आर्कटिक में एक्टिव है। क्योंकि हमेशा से ही चाइना इंडियन ओशन में अपने ट्रेड रूट को लेकर वल्नरेबल बना रहता है, इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट पैसेज राउट के जरिए अपना ट्रेड को आसान बनाकर इंडियन ओशन से अपने ट्रेड की डिपेंडेंसी को कम कर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि आर्कटिक रीजन आने वाले सालों में किस तरह से जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनने वाला है। रोल ऑफ इंडिया इन आर्कटिक। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया भी आर्कटिक काउंसिल के 13 ऑब्जर्वर मेंबर्स में से एक है। यानी आर्कटिक आज इंडिया की ग्लोबल डोमिनेंस में बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इंडिया आर्कटिक रीजन का पार्ट ना होते हुए भी इस रीजन में साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटल अप्रोच को मेंटेन करने में मदद करता है। 2007 में ही इंडिया ने आर्कटिक में अपना पहला साइंटिफिक एक्सपीडिशन लॉन्च किया था, जिसका एम था आर्कटिक माइक्रोबायोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस और जियोलॉजी की स्टडी करना। जिसके अगले साल ही इंडिया ने आर्कटिक में अपना पहला रिसर्च स्टेशन हिमाद्री को एस्टैब्लिश किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया चाइना के अलावा दुनिया का इकलौता डेवलपिंग नेशन है जिसके पास आर्कटिक में एक रिसर्च बेस स्टेशन है। इसके अलावा इंडिया ने 2014 में आर्कटिक रीजन में इन डार्क नाम से अपनी पहली अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी को एस्टैब्लिश किया था। और जिस तरह से आज इंडिया दुनिया भर के लिए जरूरी बनता जा रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि आर्कटिक के जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का रोल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इंडिया के पास आज भी एनर्जी का बहुत बड़ा मार्केट है। इसीलिए आर्कटिक रीजन में इंडिया बिना किसी ग्रुपिज्म का हिस्सा बने ही अपनी प्रेजेंस को और खास बना सकता है। साथ ही इंडिया आर्कटिक के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में आगे आकर काम कर सकता है। इसीलिए इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी आने वाले समय में उसकी डोमिनेंस को और मजबूत करेगी। इस तरह से देखा जाए तो अब तक की डिस्कशन से यह साफ हो गया है कि आर्कटिक अगला मिडिल ईस्ट बनने के लिए तैयार है, क्योंकि ये नियर फ्यूचर में पूरी दुनिया के एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर रहा होगा। साथ ही नए सी राउट्स की वजह से ये रीजन ग्लोबल ट्रेड से लेकर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तक का हॉटस्पॉट बन गया होगा।
जो प्रोबेबली आने वाले डेकेड्स में दुनिया को फिर से दो गुटों में बांट देगा और दुनिया सेकंड कोल्ड वॉर का नुकसान झेल रही होगी। लेकिन उसमें इंडिया कैपिटल जनरेशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस को एस्टैब्लिश करने में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।